लीजिए, पिछले क्लास में हम लोग देखे कि मगध साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य के बाद आ गया शुंग और कणव। उसके बाद नीचे में मगध साम्राज्य के पतन के बाद ऊपर में शुंग आए, कणव आए। यहां तक लिस्ट कल आप लोग बनाए थे और देखे थे कि नीचे में आ गए सातवाहन। तो कल देखे थे हम लोग कि सातवाहन का प्रमुख योगदान रहा कि ये मातृसत्तात्मक समाज था, और दूसरा कि ये शीशे के सिक्के सबसे ज्यादा जारी किए थे। यहां तक हम लोग देख चुके थे, ठीक है। अब देखिए सातवाहन के बाद और इसी समय लगभग था ये भारत सातवाहन। में विदेशी आक्रमण स्टार्ट होता है। उत्तर भारत में विदेशी आक्रमण स्टार्ट होता है। शक, कुषाण, पहल्लव, ये सब अलग अलग मानव की प्रजातियां आती हैं, अलग अलग मानव की प्रजातियां आती है। उन प्रजातियों में ये था कि वो लोग जो आए इंडिया में, वो यहीं की संस्कृति अपना लिए और यहीं पर बस गए। यहाँ जो उस समय सबसे अधिक प्रचलित धर्म था बौद्ध है, तो मैक्सिमम बौद्ध धर्म अपना लिए, कुछ जैन धर्म अपना लिए, कुछ हिंदू धर्म अपना लिए और यहीं रच बस गए। तो ये सब इधर पश्चिम से आते थे, उत्तर पश्चिम से। तो अपने साथ अब जहां से जो आएगा अपना रहन सहन, खान पान, बोली, वेशभूषा सब लेके आएगा। तो भारत में एक नई सभ्यता संस्कृति का प्रवेश हुआ, एक नया चीज, अब नया युग स्टार्ट होगा, नया चीज, नया युग प्रारंभ होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि वो लोग जो आए, विदेशी जो आए, भारत में क्या क्या ले आए। तो इस समय मगध साम्राज्य के पतन के बाद कौन कौन आए, तो नोट से दिए थे ना आप लोगों को, पेज नंबर 3 तक दिए थे ना। आज उसके आगे हम दे देंगे। देखिए, मौर्योत्तर काल के पश्चात विदेशी आक्रमण लिखा हुआ है। मौर्योत्तर काल के पश्चात विदेशी आक्रमण। एक काम, रुक जाइए, ये क्या नाम है, आदित्य, एक काम करो, सुनो, आओ जल्दी आओ। तो बाहर ले जाके पेज नंबर 4 का फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो, तो तब तक सब लोग मोबाइल में तो कम से कम देखेंगे ना। ग्रुप में डाल दो। 1 मिनट आप लोग रुकेंगे। ग्रुप में एक इमेज सेंड किया जा रहा है, तो आप लोग अब तक ग्रुप में देखेंगे कि यहां देखेंगे। बाहर पिक्चर क्लियर आती है, इसमें ना हम खींच रहे थे तो छाया जैसा आ रहा था। तो डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, ग्रुप में सेंड किए हैं। तो देखिए, मौर्योत्तर काल के पश्चात कौन कौन लोग आए। पहला बैक्टेरियन या यवन, इनको यूनानी भी कहते हैं। बैक्टेरियन या
यवन, यूनानी भी कहते हैं। दूसरा पर्थियन या पहल्लव, उनको पर्थियन भी और पहल्लव भी कहते हैं। ये अभी पेज नंबर 3 ही है। तीसरा सिथियन या शक, और चौथा यूपी इसमें हो गया है, तो आप लोग सुधार दीजिएगा यूची। ये नोट्स में यूपी है, तो आप लोग यूची कर दीजिएगा। यूची या कुषाण, यूची या, ये 4 ग्रुप आया इंडिया में। 4 ग्रुप, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, सब लोग अपना अलग अलग। तो इनका बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं रहा, या बहुत बड़ा ये साम्राज्य नहीं खड़ा कर पाए, बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं कर पाए। ये लगभग 012 के आसपास आए, और उसके बाद फिर वही लगभग 1000 साल बाद मोहम्मद गोरी लगभग 1000 साल बाद 1192 में 93 में लड़ाई होता है, और 1300 से सल्तनत काल स्टार्ट होता है। माने यहां से लगभग 1200-1300 साल बाद। तो अब यहां से सब हिंदू शासन चलेगा, और जब 1300 में सल्तनत काल स्टार्ट होगा तो मुस्लिम शासक, 1300 से लगभग 1700-400 साल, और फिर उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत शुरू हो जाएगी। तो आइए देखिए, बैक्टेरियन या यवन या यूनानी। तो यूनानी किसको कहा जाता है? जो यूरोप से आए, जो यूरोप से आए। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। देखिए, ये रहा आपका भारत, और ये रहा आपका यूरोप, ये रहा आपका यूरोप है। तो बैक्टेरियन या यवन, अब देखिए इनके विषय में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। यवनों में सबसे प्रमुख राजा मिनांदर था। तो पहले भी बोले थे कि मिनांदर का नाम याद रखना है, भूलना नहीं है। मिनांदर जब भारत आए तो उस समय यहां एक बौद्ध भिक्षु थे, उनका नाम था नागार्जुन, या नागसेन भी कहा जाता है उनको। तो मिनांदर नागसेन से प्रभावित होकर, नागार्जुन से प्रभावित होकर पूछे कि आत्मा क्या है, आत्मा क्या है। उस समय नागार्जुन या नागसेन सबसे बड़े बौद्ध संत थे, सबसे बड़े बौद्ध संत थे। नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिपादक है, बताएंगे। शून्यवाद बौद्ध दर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत है। तो नागार्जुन बोले, जैसे मिनांदर बोले कि आत्मा कौन है। जनरली ऐसा शरीर के बारे में कहा गया है कि इसमें 2 चीजें, एक ये जो स्थूल शरीर दिख रहा है जड़, और दूसरा जो चेतन है, जिसके वजह से ये शरीर चेतनशील है, उसी को आत्मा कहा जाता है। जनरली जो कहा जाता है, जैसे मृत्यु के पश्चात कहता है आदमी कि आत्मा निकल गई और स्थूल शरीर बच गया। तो आत्मा को कहते हैं नश्वर है, आत्मा नश्वर है।
अटल है, शाश्वत है, और ये जो शरीर है वो ये नश्वर है। नहीं, आत्मा नश्वर नहीं है, आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, ये शरीर नश्वर है, ये नष्ट हो जाएगा। तो मीनांदर के मन में बड़ा ये था कि आखिर आत्मा है क्या। बौद्ध धर्म जैसे हिंदू धर्म या अलग दर्शन में आत्मा को माना जाता है, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है, नित्य आत्मा को नहीं मानता है। इसलिए उसको कहा जाता है, उसके सिद्धांत को नैरात्म्यवाद, नैरात्म्यवाद, नित्य आत्मा को नहीं मानता है। तो नागार्जुन बोले मीनांदर से कि महोदय बताइए, आप हमारे पास किस चीज से आए हैं। तो बोले कि रथ से। तब बोले कि बताइए कि रथ कहाँ है आपका। तो ई है। तो भाई रथ में घोड़ा है, पहिया है ना। तो बोले रथ सबको मिला के करें कि घोड़ा रथ है कि पहिया रथ है कि जिस पर बैठे हैं वो रथ है, आखिर रथ है कौन। तो बोले कि नहीं, ये पूरे मिला के इसको रथ कहा जाता है। तो नागार्जुन बोले उसी प्रकार से ये शरीर है, उसी प्रकार से ये शरीर भी है, अलग अलग है नहीं है। सबको जब मिला के, जिसको आप जड़ अचेतन कर रहे हैं, उस सब मिला के शरीर कहा जाता है। उसी में आत्मा है, उसी में शरीर है, अलग से कोई आत्मा का अस्तित्व नहीं है। इसलिए बौद्ध दर्शन के सिद्धांत को कहा जाता है नैरात्मा। बौद्ध आत्मा को नहीं मानता है, लेकिन पुनर्जन्म को मानता है। लेकिन उसका जो पुनर्जन्म है, और हम लोग जो पुनर्जन्म मानते हैं कि मर के आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, उस टाइप से नहीं, उस टाइप से नहीं। दीपक के लौ के समान, दीपक के लौ के समान कंटिन्यूटी है। दीपक का लौ निरंतर जल रहा है, लेकिन लगता है कि लौ एक ही है। जो जल गया वो तो खत्म हो गया, उसके पीछे फिर दूसरा लौ आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। उसी टाइप से आत्मा में भी कंटिन्यूटी रहती है। उसी तरफ से पुनर्जन्म होता है, वही आत्मा फिर से पुनर्जन्म नहीं लेता। बौद्ध धर्म का एक दूसरा प्रमुख सिद्धांत है क्षणिकवाद, कि कुछ भी इस संसार में नित्य नहीं है, सब चीज परिवर्तनशील है। कल जो राजनंदिनी थी, आज वो राजनंदिनी नहीं है। हर पल, हर क्षण हम सब में परिवर्तन होते जा रहा है। अभी मत कहना कि कल जो पढ़ने आई थी उससे फीस मांगिए। हाँ, यही प्रश्न उठ गया कि अगर बौद्ध दर्शन के सिद्धांत को माना जाए कि हर चीज हर क्षण परिवर्तनशील है, तो अभी कोई किसी का मर्डर किया और उसको पकड़ लिया गया, जज महोदय सजा दिए, तो वो शरीर कहेगा महोदय आपने बौद्ध दर्शन का अध्ययन नहीं किया है, हर क्षण सब चीज परिवर्तनशील है। मैंने इसकी हत्या नहीं की, वो तो मेरा जो अतीत था वो मारा है, हम तो अब दूसरा है कि नहीं। तो बड़ा समस्या खड़ा हो जाएगा। तो उसी टाइप से मान लो कोई कर्मचारी खट रहा है, तो फिर वेतन किसको दिया जाए। वेतन लेते समय अब तो वो आदमी नहीं रहा जो काम किया है। तो इस टाइप से बौद्ध धर्म में बड़ा समस्या अपना खड़ा हो जाएगा।
तो बड़ा फेमस बुक है और इसको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो मिलिंद नागसेन से प्रश्न पूछे थे, एक पुस्तक बना दी गई है, उसका नाम है मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न। तो एग्जाम में पूछता है मिलिंद पन्हो क्या है, तो एक पुस्तक है। तो मिलिंद पन्हो में मिलिंद कौन है, तो यही राजा मिनंदर या मिलिंद। किससे प्रश्न पूछता है, तो नागसेन से या नागार्जुन से। नागार्जुन कौन थे, उस समय के सबसे प्रतिष्ठित या सबसे जो बड़ा विद्वान बौद्ध का था वो। अब मान लीजिए, देखिए इतना चीज समझाए, नहीं भी समझ में आए, भूल गए, यूट्यूब पर डाल देंगे। अच्छा, आप लोग हो खुशबू, शिल्पा, सब्सक्राइब कर ली हैं लोग, चलिए ठीक है। अनु है ना, हाँ हाँ, सब लोग अपना कर लेना। तो आइए देखिए, यवनों में सबसे प्रमुख राजा मिनांदर था। मिनांडर ने भारत में बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु नागसेन या नागार्जुन शून्यवाद के प्रवर्तक से प्रश्न पूछे। इन प्रश्नों का संकलन मिलिंद पन्हो में मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, इनके प्रमुख योगदान, यूनानी जो आए भारत में क्या क्या ले आए, क्या क्या ले आए। तो देखिए, अभी पेज नंबर 4 भेजा गया है, तो सुन लीजिए और फिर इसको आप लोग लिख लीजिएगा। प्रमुख योगदान में भारत में सिक्कों का प्रचलन, सर्वप्रथम भारत में सिक्कों का प्रचलन। पूछेगा कि भारत में सिक्कों का प्रचलन किसके या कौन प्रारंभ किया, तो यूनानी। और उससे पहले के जो सिक्के थे यूनानियों से अलग थे, यूनानियों से अलग थे, उसको कहते थे पंचमार्ग, उसको कहते थे पंचमार्ग। वो यूनानी जैसा सुडौल सिक्का नहीं होता था, बस उस पर मोहर मारा हुआ रहता था, उस पर मोहर लगा दिया जाता था और वही विनिमय या लेन देन खरीद बिक्री में यूज होता था। सिक्का स्टार्ट किए आपके ये यूनानी। पर्दा प्रथा भारत में यवनों द्वारा शुरू किया गया। ये देखिए पेज नंबर 4 पे है, आप लोग है उसको लिख लीजिएगा। यवन का अर्थ ही होता है पर्दा। यवन का अर्थ ही दरवाजा पे जो नहीं सब पर्दा वर्दा टांगा जाता है, यवन का अर्थ ही होता है पर्दा। खास करके नाटक में जो पर्दा लगाया जाता है और पर्दा जब हटता है तो नाटक का दूसरा सीन स्टार्ट होता है, उसी को यवन कहते हैं। तो भारत में पर्दा प्रथा की शुरुआत यवनों द्वारा की गई। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डिमेट्रियस ने किया था। चलिए, इसका कोई काम नहीं। तो ये रहे यवन। यवन यूनानी कहाँ, यूरोप से आए थे। इसके बाद आए पार्थियन या पहल्लव, इसके बाद आए पार्थियन या पहल्लव। देखिए, पार्थियन या पहल्लव, इसका प्रमुख राजा गोविंदो फर्निस, कर्निस हो गया है और उसको फर्निस कर लीजिएगा आप लोग नोट्स में। गोविंदो फर्निस हुआ। इसी के समय भारत में प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक
सेंट थॉमस आया था, सोचिए। और ये कब है? गोविंदो फर्निस का शासन काल है 20 से 41 ईसा पूर्व, ये ईस्वी। लिख लीजिए कॉपी में, गोविंदो फर्निस 20 से 41 ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी सन। 20 से 41, 20 से 41। चलिए लिखिए, इसके बाद आए या इसमें एक लाइन जोड़ सकते हैं कि इसमें पहलव में लिखिए कि कुछ समय पश्चात, उसको जोड़ दीजिएगा वहां लास्ट पैराग्राफ में, कुछ समय पश्चात यूची जाति के कबीलों ने, यूची जाति के कबीलों ने भारतीय पार्थियन सत्ता को तहस नहस कर दिया। तो इस टाइप से पार्थियन साम्राज्य समाप्त हो गया। और ये आपका दूसरा यूची अभी सर, आए ये हैं, यूची आया कबीलों ने खत्म किया, लेकिन भारतीयों के बाद क्या बोले सर? इसी समय शक भी थे एक। अब देखिए, इसके बाद आते हैं सिथियन या शक, सिथियन हेलो या शक। हेलो सर, देखिए या यहां भी एक लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए शक वाले में, जो नोट्स में नहीं है। लिखिए, यूची नामक कबीलों द्वारा, शक में लिख लीजिए, बाकी नोट्स में लिखा हुआ है, यूची नामक कबीलों द्वारा लगभग 165 ईस्वी पूर्व में, लगभग 165 ईस्वी पूर्व में शकों को मध्य एशिया से भगाया गया, मध्य एशिया से भगाया गया। और भागते हुए शक लोग, भागते हुए शक लोग भारत पहुंचे। लिखिए, शकों के विषय में प्रारंभिक जानकारी
दारा के दारा ये शायद ना औरंगजेब के बेटा थे, बहुत विद्वान थे ये दारा शाह शुजा शिको, नहीं, औरंगजेब का भाई था, औरंगजेब का बेटा नहीं था। दारा औरंगजेब में तो लड़ाई हुआ था, भाई नहीं था। लिखे कि दारा के नक्शी रुस्तम प्रस्तर लेख से मिलती है। प्रस्तर मने पत्थर, प्रस्तर लेख से मिलती है। अब आइए नोट्स पर, अब आ जाइए नोट्स पर। देखिए लिखा हुआ है, शक का प्रमुख राजा रुद्रदामन हुआ। याद रखिएगा, यही एक राजा हुआ। शक का प्रमुख राजा रुद्रदामन हुआ। हाँ, आपने कहा कि रुद्रदामन एक अभिलेख भी है। हाँ, रुद्रदामन का अभिलेख है। अभी लिखवा कहाँ से दिए, पढ़े नहीं किए था। हाँ, जूनागढ़ अभिलेख। हाँ, तो यही थे रुद्रदामन, शक राजा। तो देखिए नोट्स पे आ जाइए। शिथियन शक का प्रमुख राजा रुद्रदामन हुआ। इसके बारे में जानकारी, रुद्रदामन के बारे में जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। तो पूछता है कि जूनागढ़ अभिलेख किसका है, तो रुद्रदामन का। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शक राजा को पराजित किया तथा 57 BC में विक्रम संवत प्रारंभ किया। जो अभी हम लोगों का नहीं, अभी भारतीय कैलेंडर शक संवत से चलता है, तो उससे पहले है एक विक्रम संवत 57 BC में स्टार्ट हुआ था। और शक संवत कब स्टार्ट हुआ था, एडी में। शक संवत कब स्टार्ट हुआ था, 78 एडी में। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। अब देखिए, इसके बाद चौथा ग्रुप आया यूची, या इसी को कहते हैं कुषाण। ये लोग कुछ ज्यादा काम किए हैं। ये जो चारों भारत में आए, उसमें सबसे ज्यादा काम किया है यूची या कुषाण। आप लोग कनिष्क का नाम सुने होंगे, बड़ा महान शासक हुआ कनिष्क। उस समय बहुत महान शासक हुआ। तो ये लोग भी इधर मध्य एशिया से भारत में आए थे, इस इलाके से। तो आइए देखिए, और इन लोगों का योगदान भी बहुत ज्यादा था। तो बाद में कनिष्क, पहले तो ये लोग शैव वैष्णव थे, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिए, और इधर अफगानिस्तान में बहुत सारे बुद्ध मूर्ति का निर्माण करवाया लोग, अभी भी है। तो वहां का जो शासक है अफगानिस्तान में, तालिबान, पहले 2000 के समय जब हमला नहीं हुआ था, तो बहुत सारा बुद्ध का जो बड़ा बड़ा मूर्ति पहाड़ काट के बनाया गया है, उसको तोड़वा दिया था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कुषाण का क्या योगदान था। तो थोड़ा सा लिखिए आप लोग। हम इसमें ना नोट्स में बड़ा शॉर्ट में लिख दिए हैं, इसलिए लिखिए।
नोट्स ना बहुत शॉर्ट है, तो थोड़ा सा 2-4 लाइन लिखिए आप लोग। लिखिए, यूची नामक कबीलों, हेडिंग दे दीजिए। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, हाँ, अब हेडिंग दीजिए कुषाण वंश। कुषाण वंश लिखिए। कुषाण वंश मौर्योत्तर कालीन का मतलब मौर्य साम्राज्य के पश्चात, मौर्योत्तर कालीन भारत का पहला ऐसा साम्राज्य था, मौर्योत्तर कालीन भारत का पहला ऐसा साम्राज्य था जिसका प्रभाव सुदूर मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान तक था। अफगानिस्तान तक था। लिखिए, यह साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष के समय तत्कालीन विश्व के तीन बड़े साम्राज्य रोम, पार्थिया, एवं चीन के समकक्ष था। ये आपके मोबाइल पे कुषाण साम्राज्य दिख रहा है, आपके मोबाइल पे कुषाण साम्राज्य दिख रहा है। यहां तक कोई कनेक्ट है नहीं? अच्छा, देख लो। आज फोन कर रही है। हाँ, क्या हो अली, दिखाई दे रहा है? कोई कनेक्ट है इसमें? दिखाई दे रहा आवाज है? नहीं जा रही है क्या मेरी? देखिए, इसको देखिए, यही था कनिष्क का साम्राज्य। ये हो गया आपका मध्य एशिया, ये रहा आपका भारत, आवाज बंद करो, ये रहा आपका भारत, और ये रहा आपका मध्य एशिया। अदर दूसरा फिगर देखिए, इसको देखिए,
देखिए लिखा है ना कुषाण इंपायर, कुषाण इंपायर। देखिए इसमें सब आपको अलग 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 दिखाई देगा। नहीं खुल रहा है, खुल रहा है। हाँ देखिए आया, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ये रहा चीन, ये रहा चीन, ये तूफान, सगोदिया, हिंदुकुश पर्वत, गंधार, कुषाण साम्राज्य यहां था। सत्रप लिखा है ना, ये हो गया शक। देखिए नीचे सतवाहन, नीचे सातवाहन और चोल, चोल पूर्व में, चोल पश्चिम में पांड्य। तो इस टाइप से आपके सामने ये जो कुषाण इंपायर है उसका फिगर है। अब फिगर जा रहे, वंश से आगे कुषाण राजवंश के विषय में जानकारी, कुषाण राजवंश के विषय में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोतों में चीनी स्रोतों का स्थान प्रथम है। जूनागढ़ गुजरात है। हाँ आगे लिखिए। इसके अतिरिक्त अन्य जो ग्रंथ है, लिखिए इसके अतिरिक्त नागार्जुन के माध्यमिक सूत्र, ये पुस्तक का नाम है, बड़ा फेमस है पुस्तक है। वैसे भी एग्जाम में पूछ देगा कि माध्यमिक सूत्र के लेखक कौन है, तो नागार्जुन उस समय का ना ये बहुत माने प्रसिद्ध ग्रंथ है। आज जैसे आप लोग रामायण महाभारत ये सब नाम सुनते हैं, हालांकि उसके बाद लिखा गया है, लेकिन उस समय ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ था। लिखिए कि नागार्जुन के माध्यमिक सूत्र कौमा अश्वघोष के बुद्ध चरित्र, अश्वघोष के बुद्ध चरित्र ये भी ग्रंथ है। सब याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं।
हर एग्जाम में इसको पूछता है। एवं चीनी यात्री वेनसांग, चीनी यात्री वेनसांग दो बड़ा फेमस विदेशी यात्री हुए हैं, एक है फाहियान और दूसरा है वेनसांग। तो वैसे भी पूछ देता है कि वेनसांग कब आया, तो अभी आएगा हर्षवर्धन में, और कहाँ का था, तो चीन का था। शुभम इससे पहले मेगास्थनीज पढ़ाए थे, वो कब आया था? किसके दरबार में, किसके शासनकाल के दौरान? हाँ हाँ हाँ, किसके शासनकाल में आदित्य? गुड, चंद्रगुप्त मौर्य। और मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेलुकस ना। चंद्रगुप्त मौर्य किस यूनानी शासक के बेटी से शादी किया? सेलुकस। वही नहीं पढ़े थे, 500 हाथी और ये सब बहुत सारा इधर का चीज दान में दे दिया। तो वैसे फाहियान, वेनसांग ये भी बहुत फेमस हुए हैं। तो किसी भी एग्जाम के लिए, 12th क्लास हो या फिर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर जगह पूछता है। आइए लिखिए। हाँ, क्या लिखवा रहे थे? हाँ, वेनसांग के लेखों से, वेनसांग के लेखों से कुषाण साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। कुषाण साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। चलिए अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इसको डिटेल से इसलिए लिखवा दे रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन अक्सर आता है। लिखिए, यूची कबीलों ने, लिखिए यूची कबीलों ने, यूची कबीला वही मध्य एशिया जो दिखलाए हैं, ये वाला इधर ये रहते थे, उनका नाम था यूची कबीला। बहुत कबीला रहते थे इधर। कबीला किसको कहते हैं? मनुष्यों का एक समूह जिनका अपना विशेष रीति रिवाज हो, परंपरा हो, जीवन यापन का तरीका हो, उसको कबीला कहते हैं। कबीला लोगों का एक समूह जिनका अपना एक पर्टिकुलर ये विचार, विश्वास, परंपरा जो दूसरे से अलग। और ये थे मध्य एशिया के लोग। तो चलिए आइए लिखिए, यूची कबीलों ने शकों से, ये शकों को पराजित कर मध्य एशिया के क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया, अपना आधिपत्य जमा लिया। लिखिए, यूची कबीले में, यूची कबीले में कई शासक हुए। लिखिए, जिसमें कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस,
सबसे प्रतापी शासक हुआ। कुजुल कड़फिसेस सबसे प्रतापी शासक हुआ। लिखिए, कुजुल कड़फिसेस को लिख लीजिएगा 15 ईस्वी से 65 ईस्वी। कुजुल कड़फिसेस का शासनकाल दिखला रहा है 15 से 65 ईस्वी। लिखिए, कुजुल कड़फिसेस के बाद या कुजुल कड़फिसेस के पश्चात उसका पुत्र वीम कड़फिसेस वीम कड़फिसेस वीम 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 बार होता है ना, वीम कड़फिसेस उत्तराधिकारी बना। तो रियल जो स्थापना किया था वो कुजुल कड़फिसेस ही था। वीम कड़फिसेस उत्तराधिकारी बना। लिखिए, वीम कड़फिसेस ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। कई महत्वपूर्ण कार्य किए। लिखिए, इसने सोने एवं तांबे के सिक्के जारी करवाए। लिखिए, भारतीय प्रभाव से प्रभावित इन सिक्कों के एक ओर यूनानी लिपि एवं दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि, यूनानी लिपि और दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि खुदी हुई थी। लिखिए, कुछ ऐसे सिक्के मिले हैं जिन पर शिव, नंदी एवं त्रिशूल की आकृति बनी है। त्रिशूल की आकृति बनी है। ऐसा लगता है कि वीम कड़फिसेस शैव मतानुयायी था। शैव मतानुयायी माने शैव धर्म को मानने वाला था। चलिए, 11 बज चुके हैं। टेस्ट आप लोगों का इंतजार कर रहा है, तो आप लोग भी टेस्ट देंगे। और सुनिए,
है? सब लोग सुनिए, आज तो जो मगध साम्राज्य है उससे क्वेश्चन है, कल फिर टेस्ट होगा। आज तो केवल शासक से था, कल मगध साम्राज्य में अशोक से पहले तक जो पढ़ाया गया है, मगध साम्राज्य में, ध्यान से सुनिए लोगों, कल मगध साम्राज्य में अशोक से पहले तक जो पढ़ाया गया है उससे टेस्ट रहेगा। तो चलिए, आपका दिन शुभ हो, टेस्ट दीजिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अपना मुझे कॉल करके बताइएगा। आपका दिन शुभ हो।